गाड़ी चलाते हुए उसका रुख घर की तरफ था। बहुत सारे मसाइल सर उठा गए थे। शीना मुस्तकिल तौर पर घर के ऊपरी कमरे में मुंतकिल हो गई थी। वो उससे बात तक करने की रवादार न थी। रफ़ी जेल की हवा खाने निकल पड़ा था। उसने पेशानी मसली। घर के सामने आकर वो चौंका। सियाल लैंड क्रूज़र घर के सामने खड़ी थी। ये वही गाड़ी थी जिसमें उसे इलियास बेहोश करके ले गया था। उसके जबड़े भींच गए। गाड़ी से बाहर आया तो इलियास सामने खड़ा था। तुम! वो बिफरा हुआ उसकी तरफ आया और उसे गिरेबान से पकड़कर झिंझोड़ा। फिर आ गए हो तुम? अब की बार अगर तुमने कोई हरकत की ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो गुर्राया था। इलियास साकित सा सर झुकाए खड़ा रहा। हसीब को हैरत हुई। वो आमतौर पर ऐसा नहीं करता था। उसने सर उठाया तो आंखों में नमी थी। क्या करने आए हो यहाँ? हसीब को उसकी आंखों में आंसू देखकर अजीब सा लग रहा था। शायद कुछ अनहोना सा हो गया था। मैं आपको लेने आया हूँ छोटे चौधरी, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। भूल जाओ इस बात को कि मैं तुम्हारे साथ कभी जाऊँगा। नहीं जाऊँगा मैं। और ये तुम रो क्यों रहे हो? माँ मर गई है क्या तुम्हारी? हसीब को उस लहीम शहीम से आदमी की आंखों में आंसू हैरत में मुब्तला कर रहे थे। इलियास चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बोला तो जैसे हसीब के पैरों तले से ज़मीन ही खींच गया। बड़े चौधरी साहब फौत हो गए हैं। उसके अल्फाज हसीब को सुन कर गए। वो बेयकीनी से उसे देखता रहा। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। इलियास अपने दियो कामत जस्से के साथ आंसू बहा रहा था। ये खबर उस पे बिजली बन के गिरी थी और उसके वजूद को सुन करके रख गई थी। वो डोलते कदमों से अंदर आया। दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। बड़े चौधरी साहब फौत हो गए। इलियास के अल्फाज उसके कानों में बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे। उसने इलियास से कुछ नहीं पूछा था कि ये सानिया कब्र क्यों कर हुआ। वो बाहर खड़ा आंसू बहाता उसका इंतज़ार कर रहा था। हसीब का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी हो रहा था। वो रो नहीं रहा था, ना ही आंखों में नमी जागी थी, मगर आंखें पथरा सी गई थी। मुझे जाना होगा, हर सूरत जाना होगा। अम्मा भी अकेली होंगी। उसने सुर्ख होती आंखों के साथ खुद कलामी की, फिर कमरे में आया। शीना ऊपरी कमरे में थी। हसीब ने अपना फ़ोन जेब में डाला। कपड़े बदलने का ना टाइम था ना होश। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया। दरवाज़ा बंद था। उसने मध्यम दस्तक देकर दरवाजे को धकेला था। शीना सामने ही मेज़ के करीब कुर्सी पर बैठी थी। उसे देखकर चौंकी। जर्द रंग के शलवार सूट में मलबूस, बालों को कंधे पर गिराए, वो मेकअप से आरी चेहरे के साथ सादा मगर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे अंदर आते देखकर वो ठिठकी। हसीब के चेहरे पर फैले गंभीर तासुरात एक लम्हे के लिए उसके दिल को मुस्तरिब कर गए थे। दोनों में बातचीत तकरीबन बंद हो चुकी थी। ज़रूरत के वक्त एक आध जुमले का तबादला हो जाता था, वरना वो नीचे होता और शीना ऊपर। झिझक के पर्दे दरमियान में हाइल हो गए थे, जो उन्हें एक दूसरे से दूर उड़ने सुलगने पर मजबूर कर रहे थे, मगर पास आने, एक दूसरे से हम कलाम नहीं होने दे रहे थे। वो उसके सामने आन खड़ा हुआ। तासुरात अजीब से हो रहे थे। मैं गांव जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। वो बोला तो शीना की आंखों में उलझन उभरी, फिर होंठ भींच गए। आपका गांव है, आप चले जाएं। अगर इतनी ही याद आ रही है तो मैं क्यों जाऊं? वो उसकी कैफियत से बेखबर थी, बेतनाई में बोल गई। कल से बातचीत बंद थी। दोनों ही एक दूसरे से खफा खफा से थे। वो आया भी था तो साथ चलने की फरमाइश लेकर। हसीब की आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ी थी। शीना, हर बात में जिद, हठधर्मी और मनमानियाँ ठीक नहीं होती। हमें इसी वक्त गांव जाना है। तुम्हें कोई चीज़ लेनी है तो ले लो, फिर निकलते हैं। वो खुद पे जब्र करके आवाज़ नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। उस लम्हे शीना की जिद उसे एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे कुछ नहीं लेना है। लेकिन आप जा क्यों रहे हैं? इतनी मुश्किल से तो आप वापस लौटे थे, फिर वहाँ जाना चाहते हैं। वो उसके ज़रा बरहम होते तासुरात को नासमझी से देखने लगी। ठीक है, तुम ना जाओ, मैं जा रहा हूँ। बाप मेरा फौत हुआ है, भला तुम क्यों जाओगी? तुम यहीं रहो, मैं चलता हूँ। वो रंजीदा से कहता हुआ वापस पलट गया, फिर कमरे से निकल गया। शीना चंद लम्हे तो वहीं हैरान परेशान सी खड़ी रही। फिर यकलख्त उसके दिल को कुछ हुआ था। वो ये क्या बोल गया था? उसके बाबा फोत हो गए थे। वो बेइख्तियार सीने पर हाथ रख गई। ओ मेरे खुदाया! वो भागती हुई सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई, मगर वो वहाँ नहीं था। गेट से बाहर निकल चुका था। हसीब, प्लीज़ मुझे भी ले चलें, वो घबराई हुई सी चिल्लाई। गेट तक हर मुमकिन तेज़ी से आई, आंखों में नमी बसेरा कर रही थी। वो वहाँ नहीं था, जा चुका था।
शीना को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गेट को थामे खड़ी रही। उन लम्हों में उसे हसीब की ताकत बनकर उसके साथ होना चाहिए था। उस पे इस तरारी सी कैफियत तारी हो गई। मुझे जाना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। वो उंगलियां मरोड़ती मुस्तरिब सी अपने आप से मुखातिब थी। हसीब तो जा चुका था, अब उसे खुद ही कुछ करना था। गांव का नाम और हदूद अरबा उसे मालूम था। क्या हुआ था उन्हें? हसीब नज़रें विंड स्क्रीन के पार जमाए स्पार्ट से अंदाज में बोला। इलियास गाड़ी चला रहा था। दिल का मसला तो बहुत दिनों से था जी। कल शाम को तबीयत ख़राब हुई। बीबी जी ने उन्हें बहुत बोला कि हॉस्पिटल चक्कर लगाएं, लेकिन नहीं माने। वो किसी की सुनते ही कहाँ थे। फिर रात तक तबीयत बहुत बिगड़ गई, घिशी सी तारी हुई। हम हॉस्पिटल ले गए तो मुकम्मल बेहोश थे। फिर वैसे ही बेहोशी में वो बोलते बोलते रुक गया। आवाज़ गले में अटक गई थी। हसीब को उसकी आवाज़ में नमी घुलती सी महसूस हुई। उसने गर्दन मोड़कर इलियास को देखा। वो हशमत जलाल का बहुत वफादार मुलाजिम था, उनके हर राज का आमीन, उनके हर अच्छे बुरे काम में शरीक, बड़े चौधरी का दायां हाथ। ऐसा लग रहा है मैं यतीम हो गया हूँ, सर से साया उठ गया हूँ, इलियास भराई हुई आवाज़ में बोला। स्टीयरिंग पर उसका हाथ लर्जा था। गाड़ी हल्की सी लहराई। यतीम तो वो हुआ था, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा था। एहसासात कुंद होकर रह गए थे। हसीब ने सर झटका। उनसे मुलाकात हफ्ता भर पहले ही हुई थी, जब उसे जबरदस्ती बुलाकर शीना से ताल्लुक की डोर काटने पर मजबूर कर रहे थे। वो उसके मुतालिक बड़े मंसूबे बनाए बैठे थे, मगर अब क्या हुआ? जिंदगी का बुलबुला फूटा तो सारे इरादे धरे के धरे रह गए। हसीब को अपनी आंखें जलती हुई सी महसूस हुई थी। जाने क्यों? तुम्हें किसने भेजा? अम्मा ने? उसने इलियास से पूछा। नहीं जी, वो तो सदमे से बेहाल हुई जा रही थी, मैं खुद ही आया हूँ। उसने हसीब की तरफ देखा। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या छोटे चौधरी? उस दिन मैं आपको ज़बरदस्ती ले गया, फिर हॉकी से भी पीटा। इलियास का लहजा शर्मिंदगी लिए हुए था, आंखों में माजरत के रंग पिन्हा थे। मुझसे नाराज़ मत हों, मैं अब तक बड़े चौधरी का वफादार था, और अब आप मुझे अपना ज़र खरीद गुलाम समझ लें। उसका लहजा मौदबाना था। मैं आपको एक साजिश से आगाह करने आया हूँ। वो ज़रा झिझक कर बोला तो हसीब ने उसे देखा था, जैसे चेहरे से जानने की कोशिश की हो कि वो क्या कहना चाहता था। कैसी साजिश? अबरू उचका कर इलियास को देखा, जिसके चेहरे तज़बज़ब के आसार थे। आपके चचा चौधरी अकरम अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई साजिश रची जा रही है, वो बोला। हसीब की कुशादा पेशानी पर सोच की परछाई फैली, निगाहें उसी पर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा है वो जागीर की भागदौड़ खुद संभालना चाहते हैं, हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब के जाने के बाद मालिक तो आप हैं, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ ताकि आप आकर अपनी पग पहन लें। हसीब की आंखों में नापसंदीदगी उभरी। मुझे इस जागीर में कोई दिलचस्पी नहीं है इलियास, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैं अम्मा को साथ लेकर वापस चला आऊँगा, फिर वो पीछे जो करते हैं करते रहें। ऐसे मत करें छोटे चौधरी, इस सब के जायज़ वारिस अब आप ही हैं। करीब 2.5 अरब की जागीर है, बाखुदा सोना उगलती है। 2 दिन पहले वकील साहब आए थे, बड़े चौधरी साहब ने वसीयत बना दी थी। उन्होंने यकीनन सब आपके नाम किया होगा। वो ज़ोर देकर मुल्तजियाना अंदाज में बोला। ये चंद रोज़ पहले का इलियास नहीं लग रहा था। हसीब के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट फैली। अगर वकील आए थे तो वसीयत बनवाई गई थी, तब तो बाबा ने मुझे आग कर दिया होगा, क्योंकि मैं उनका मुतालबा पूरा नहीं कर सका था। उन्होंने कहा था वो मुझे आग कर देंगे। इलियास ने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर हसीब ने हाथ उठाकर रोका था। बस, इस मौजू पर कोई और बात नहीं। उसकी आवाज़ में थकन सी थी। वहाँ रहना जो नहीं था, शहर लौटाने के लिए जाना था शीना के पास। आज शीना ने फिर तकलीफ़ पहुँचाई थी, साथ आने से इनकार करके। शायद वो नफ़रत करने लगी थी उससे। उसे एहसास नहीं था, मोहब्बत करती तो एहसास होता ना। हसीब ने अफसुर्दगी से आंखें मींच ली। वो साथ आती तो बेहतर महसूस होता, भले नाराज़ रहती मगर साथ तो आती। हवेली की सफ़ेद लिबादा ओढ़े इमारत नज़र आई थी। गाड़ी रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी और खुले फाटक से अंदर दाखिल हो गई। हसीब बाहर आया था। इमारत के बड़े से लॉन में कुर्सियां बिछी थी, जिनमें काफ़ी लोग मौजूद थे।
वो अंदर की तरफ बढ़ा। बहुत सारी गर्दनें उसकी तरफ मुड़ी थी। कुछ की आंखों में हैरत थी और कुछ में अचंभा। 2 आंखें ऐसी थी जिनमें दबा दबा इश्तियाल भी था। वो अंदर आया और जनाना हिस्से की तरफ बढ़ा। उन रास्तों पर उसके कदम सालों बाद पड़ रहे थे। अंदर कोहराम सा बरपा था। ये खासा बड़ा हॉल कमरा था जो औरतों से भरा हुआ था। चीखों पुकार मची हुई थी। उसे देखकर कई लोगों की आंखों में शनासाई चमकी। औरतें और लड़कियां अतराफ में सिमट कर उसे रास्ता देने लगी। वो कदरे पथराई हुई नज़रों से लंबे लंबे कदम उठाता उस तरफ आया जहां चौधरी हशमत जलाल सफ़ेद रंग के लिबास में चित लेटे हुए थे। अम्मा भी उनके सिरहाने बैठी पिछाड़ें खा रही थी। उनका गम और अंदोह हर हद को पार कर रहा था। हसीब उनके करीब आन खड़ा हुआ, जिनकी गर्दन हमेशा तनी रहती थी। बहुत से लोग जिनकी हर बात बिना चूं चरा किए सुनते थे और उनके गुस्से से खाइफ रहते थे, आज 2 गज के सफ़ेद लिबास में लेटे हुए थे। न सीने में धड़कन का इर्तियाश, न सांसों की आमदोरफ्त। हसीब की आंखें उनके बेजान चेहरे पर जमी रहीं। उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात रहे। उनका रवैया बेहद सख्तगीर था। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, उसे अपनी तरह बनाना चाहते थे। सख्तगीर तहुक्मिया मिजाज, एक रिवायती जागीरदार। उसके लिए उन्होंने हर तरीका आजमाया, उस पे बहुत सख्तियाँ भी की, लेकिन जो भी था, हसीब ने कभी उनके लिए मौत की तमन्ना नहीं की थी। वो करीब खड़ा उन्हें देखता रहा। यूं देखते हुए उसे न जाने क्या हुआ, दिल यकलख्त भर आया। उसे मालूम भी नहीं हुआ कब आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो पांती से लगकर घुटनों के बल बैठता चला गया। शीना खटारा सी बस में कोने की सीट पर बैठी थी, जो हिचकोले खाती नाहमवार सड़क पर आगे बढ़ रही थी। वो दोपहर को ही घर से निकल आई थी। पहले एक बस में सफ़र किया और अब दूसरी बस पे चढ़ आई थी। यही गाड़ी हसीब के गांव जलाल कोट की तरफ जाती थी। हसीब का यूं खफा होकर चला जाना उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ गया था। वो उसका महबूब था। पिछले कुछ दिनों में बातचीत ना होने के बराबर थी, मगर ये उसका दिल ही जानता था कि वो कैसे उससे दूर रह पा रही थी। उसकी तकलीफ़ पे यूं तड़प उठी थी कि चैन ही खो गया था। एक पल भी घर में नहीं रह पाई और चल पड़ी। उसने किसी को बताया भी नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। अब वो सफ़ेद चादर सर तपा ओढ़े बस की पिछली सीट पर बैठी थी। साथ ही एक देहाती लड़की बैठी थी जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। वो कभी चुप हो जाता और कभी री री करने लगा। उस लड़की का शोहर अगली सीट पर था। ये गाड़ी जलाल कोट जा रही है ना? शीना कदरे बेचैन होकर उससे पूछने लगी। रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बस इतनी आहिस्ता जा रही थी, ऊपर से रास्ता भी खराब। जी, जलाल कोट ही जा रही है। आप कौन हो? शहर से आई हो? उसने गहरी नज़रों से शीना को देखा, फिर मुस्कुरा दी। उसके कीमती कपड़ों, हाथ में पहनी रिंग्स से वो एक लम्हे में समझ गई कि शीना शहर से। हाँ, शहर से आई हूँ, जलाल कोट जा रही हूँ, शीना ने कहा। चुप रह रहकर वो भी उकता गई थी। वक्त कट ही नहीं रहा था। अच्छा जी, कोई रिश्तेदार है आपका वहाँ? किसको मिलने जा रही हो? उस लड़की को तजस्सुस हुआ। उसकी रंगत कदरे गंधमी थी। गोद में लेटा बच्चा अब खामोशी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें शीना पर टिकाए हुए था। मेरा सब कुछ ही वहाँ है, वो सोच कर रह गई। हाँ, मेरी फैमिली है वहाँ, मैं हवेली जा रही हूँ। शीना बोलकर सर सीट की पुश से टिका गई। हवेली? वहाँ तो सुना है जी चौधरी आज फोत हो गया है, वो बोली जैसे इंकशाफ किया हो। उसका लहजा पंजाबी था। शीना ने सर इस बात में हिला दिया। वो बहुत बातूनी थी, सादिया नाम था उसका। उसने शीना को साथ बातों में लगाया तो वक्त कटने का पता ही ना चला। जब बस रुकी तो दोनों की गुफ्तगू को ब्रेक लगी। अब यहाँ से आगे तांगे में जाएंगे, सादिया ने उसे बताया। दोनों ही साथ बस से निकल आईं। उसका शोहर भी उतर आया था। वो हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए था। शायद दोनों शहर खरीदारी करने गए थे। वो सफ़ेद इमारत देख रही हो, वो है हवेली। सादिया ने एक तरफ इशारा किया। सफ़ेद पुरशिकवा इमारत ज़रा सी ऊंची जगह पर मौजूद थी। उसका शोहर कहीं से तांगा पकड़ लाया। शीना उनके साथ आ बैठी। जूं जूं वो हवेली के करीब होती जा रही थी, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अगर वो दानिश भाई को बताती तो वो उसे छोड़ने आ जाते, मगर उस वक्त उसे होश ही कहाँ था इतना। वो कुछ देर रोती रही थी और फिर घर से निकल आई थी। अब भी कपड़े मसले गए थे और गर्मी से गाल सुर्ख पड़ गए थे। पसीना पेशानी पर नमूदार हो चुका था। सादिया और उसके शोहर ने उसे हवेली के गेट पर उतार दिया। वो हरासा सी नीचे उतर आई। यहाँ वसी पंडाल बना हुआ था। कतार दर कतार शामियाने लगे हुए थे और देगों की एक तवील कतार आग पर पक रही थी।
वो दुपट्टे को सख्ती से लिपटाए, लरजते कदमों से वसी गेट से अंदर आई। बेताब निगाहें हसीब को ढूंढ रही थी। उफ खुदाया, कहाँ गया होगा वो, बस नजर आ जाए। दिल से दुआएं निकल रही थी। यहाँ तो मर्द ही मर्द थे, औरतें कम ही नजर आ रही थी, वो भी शायद मुलाजमाएं थी। शीना परेशान सी एक तरफ खड़ी थी कि एक आवाज़ पर चौंकी। उसके करीब ही एक आदमी मुंह दूसरी तरफ किए फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, वो वापस आ गया है। 5 साल तक शहर में मुंह काला करने के बाद बाप के मरने की खुशी में आ गया है वो वापस। बोलने वाले के लहजे में जहर खंड भरा हुआ था। शीना उसकी पुश्त देखे गई। आसाब सुन से हुए थे। वो आदमी किसके बारे में बात कर रहा था? शीना कुछ कुछ समझ पा रही थी। नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं, वापस चला जाएगा। अगर ना गया तो उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो आदमी मजीद बोला तो शीना की हिस्सियात कानों में सिमट आईं। वो यकीनन हसीब को रास्ते से हटाने की बात कर रहा था। फिर वो बातें करता एक तरफ चल पड़ा। आप यहाँ? किसी की भारी भरकम आवाज़ पर वो चौंकी। पलट कर देखा तो मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। इलियास अपनी सियाह रंगत लिए सामने खड़ा उसे हैरत से देख रहा था। आप क्या अभी आई हैं? अंदर चली जाएं, जनाना हिस्से में। वो बोला। डरे मत, अब आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। वो मुअद्दबाना हो रहा था। शीना ने खुश्क होते गले के साथ उसे देखा। पता नहीं हसीब कहाँ रह गया था। जरीना, ओए जरीना! इलियास ने पास गुजरती एक पुख्ता उम्र की नौकरानी को आवाज़ दी थी। वो फरबही माइल सी औरत तेज़ी से उसकी तरफ आई, फिर उसे घूरा था। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? वो उस पर बिगड़ी, इनको अंदर ले जाओ। इलियास ने दांत पीसे, फिर शीना की तरफ इशारा किया जो नर्वस हो रही थी। क्यों? जरीना ने अपने साथ खड़ी उस धान पान सी लड़की को सर तापा देखा, जिसके सुर्खो सफ़ेद चेहरे पर सफ़र की थकन और हल्की सी परेशानी थी। सवाल ना किया कर जरीना, जल्दी से इन्हें अंदर ले जा। तू जानती है ये कौन है? छोटे चौधरी साहब की बीवी है ये। वो थोड़ा सा रुक कर बोला था। जरीना का मुंह खुल गया। हाय रब्बा, सच्ची वो हैं। हाथ में पकड़ी बर्तनों की ट्रे उसने वहीं रख दी। आए जी आए। वो आगे चल पड़ी, फिर मुड़कर इश्तियाक से शीना को देखा। अंदर चलते हैं, ये तो मर्दों का हिस्सा है। वो उसे साथ लिए अंदर आई। शीना उसके साथ अंदर आ गई। चेहरे की रंगत कदरे बहाल हुई थी। सुनो, हसीब कहाँ है? वो पूछ बैठी। वो तो जनाजे के बाद मेहमानों के साथ हवेली की बैठक में होंगे। आप यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। वो शीना को एक वसी कमरे में ले आई जो बेडरूम के अंदाज में सजाया गया था। उन्हें बुला लो प्लीज़, वो मुल्तजियाना अंदाज में बोली। जब तक वो उसे ना देख लेती बेचैन दिल को करार नहीं आ सकता था। जरीना सर हिला के बाहर निकल गई तो वो वहीं मसहरी के किनारे टिक कर आंखें दरवाजे पर किसी की राह तकते लगा बैठी। चंद लम्हे बाद बाहर किसी के कदमों की चाप उभरी थी। हसीब कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी निगाहों में बेयकीनी रची हुई थी। उसे अपने सामने मौजूद पाकर वो रुक सा गया। वो अपनी आंखों में बहुत सारा पानी लिए मसहरी पर बैठी हुई थी। उसे देखकर रोती हुई उसकी तरफ आई थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? हसीब कमरे में दाखिल हुआ और उसे देखकर वहीं रुक गया। शीना सामने मसहरी पर बैठी नम आंखों से उसे देख रही थी। उसे देखकर बेताबी से उठी, फिर बिलखती हुई उसकी तरफ आई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। करीब आकर उसने अपने बाजू हसीब के गले में घायल कर दिए और उसके चटानी सीने से लगकर सिसकने लगी। मैंने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? उसने उसे कंधों से थामकर सख्ती से अलग किया, फिर जख्मी नज़रों से उसे देखा। तुम तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी ना? तुम्हें कब से परवाह होने लगी मेरी या मेरे ख़ानदान की? उसका लहजा अजियत से बोझल था। इन चंद दिनों में शीना ने जितनी दूरियां इख्तियार की थी, वो यकीन कर बैठा था कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं। आई एम सॉरी हसीब, मुझे आपकी और आपसे जुड़े हर रिश्ते की परवाह है, मेरा यकीन करें। वो जैसे रोती उसे अपनी बात का यकीन दिला रही थी। हसीब ने सर झटका। हाँ, सुबह तुमने मेरे साथ आने से इनकार करके वाज़ेह कर दिया था कि तुम्हें कितनी परवाह है। वो तल्ख हुआ, फिर उसके हुलिये को तिरछी नज़रों से बगौर देखा। वो उसी जर्द रंग के लिबास में थी जो उसने सुबह पहना था। सफ़ेद दुपट्टा उसके चेहरे से लिपटा हुआ था। बेशुमार सिलवटें लिबास पर सफ़र की देन थी। खूबसूरत चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो रहा था, ऊपर से उसके बहते आंसू। हसीब के होंठ भींच गए। हसीब, मुझे नहीं पता कि आपके बाबा फोत हुए हैं, वरना मैं कभी साथ आने से इनकार ना करती। वो मुस्तरिब से उसकी नाराज़गी दूर करने की सही करने लगी। उसके बहते आंसू हसीब को दिल पर गिरते महसूस हुए।
यहाँ आकर वो बेबस हो जाता था। उन शफाफ आंखों में आंसुओं की नमी देखना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। मुझे बहुत से मेहमानों से मिलना है जो ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। अब तुम आ गई हो तो यहीं रहो, रात को बात होगी। वो खुद को कंपोज करता स्पार्ट से लहजे में बोला, फिर बाहर निकल आया। आज इन आंसुओं से मोम नहीं होना चाहता था। खुद उसका दिल भी तो लहूलुहान था। शीना यासियत से उसे जाते देखती रही, फिर आंखों को दुपट्टे के कोने से बेदर्दी से मसला और मसहरी पर आन बैठी। जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। बस के सफ़र ने हलकान कर दिया था। ऊपर से हसीब का रवैया, उसका दिल किया कि फूट फूट कर रोए। चंद लम्हे बाद वही मुलाजमा अंदर आई जो उसे यहाँ तक लाई थी। शीना ने लंबी पलकों के बाढ़ उठाकर उसे देखा। क्या बात है, उसने अफसुर्दगी से पूछा। वो जी, आप नहा ले, मैं आपके लिए कपड़े लाती हूँ, ताज़ा दम हो जाएं, दूर से आई हैं। वो सामने हाथ बांध के खड़ी थी। तुम्हें किसने भेजा? उसने जैसे किसी बात की तस्दीक चाही थी। छोटे चौधरी ने कहा है आपके लिए कपड़े ले आऊं ताकि आप ताज़ा दम हो जाएं। शीना के ख्याल की तस्दीक हुई थी। वो यहाँ से निकल के मुलाजमा को भिजवा गया था। यहाँ तो ठीक से मिला भी नहीं, फिर ये मेहरबानी क्यों कर रहा है? वो खफगी से सोच कर रह गई। शीना शावर लेकर और ताज़ा दम होकर बाहर निकली। सफ़ेद रंग की पंजाबी तर्ज पटियाला शलवार कमीज़ में वो उजली उजली सी लग रही थी। सफ़र की थकान दूर हुई तो चेहरे की शादाबी भी लौट आई, मगर वॉशरूम से बाहर आते ही वो यकलख सटपटा सी गई। कमरे में कई लड़कियां और औरतें मौजूद थीं। वो जैसे सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। सबकी नज़रों में इश्तियाक उभरा हुआ था। उसके आने की खबर हवेली में फैल गई थी और वो उसे देखने ही आई थी। ये है हसीब चौधरी की बीवी। लड़की तो बहुत सोनी है। एक औरत ने साथ खड़ी औरत के कान में जैसे घुसकर सरगोशी की थी। बहुत दुबली पतली है, ऐसा लगता है खाती पीती बिल्कुल नहीं। उसने मुंह बनाया, खुद फरबा थी। उसे शीना का दुबला पतला सांचे में ढला सरापा भाया नहीं था। झल्ली ये फैशन है, शहरी लड़कियां दुबली पतली रहती हैं। उसने डपटा था, फिर दोनों शीना की तरफ आईं। लम्हों में वो उन औरतों में घिर गई थी। वो सब उससे गले मिल रही थी, खुशामदीद कह रही थी। ये जैसे हवेली आने पर उसका इस्तकबाल था। कई ने तो उसके गालों के चटाचट बोसे भी लिए। वो किसी को नहीं जानती थी, लेकिन इतना तो अंदाज़ा था कि हसीब की रिश्तेदार ख़वातीन हैं। क्या हसीब की अम्मी भी इनमें है? वो जैसे उनके चेहरे को खोजकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन शायद वो नहीं थी। वो उनसे मिलना चाहती थी। इसे आराम करने दो भाई, दूर से आई है, थकी हुई है, एक पुख्ता उम्र की औरत ने जैसे सबको डांटा था। वो खासी रौबदार लग रही थी। शीना ने उसे तशक्कुर भरी नज़रों से देखा। औरतों के इस गोल में उसे घबराहट हो रही थी। सारी औरतें एक एक करके कमरे से बाहर चली गईं। सिर्फ वही रह गई। मैं हसीब की खाला हूँ, नुसरत नाम है मेरा। बहुत अच्छा हुआ हसीब ने तुमसे शादी कर ली। मैं शुरू से ही उसके अकरम की बेटी से रिश्ते के खिलाफ थी। तू बहुत सोनी है मेरी बच्ची, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। वो काफ़ी ऊंची लंबी औरत थी। शीना ने उन्हें देखा तो नरमी से मुस्कुराई और फिर गाल थपका। किसी बात से झिझकना मत, ये तुम्हारा अपना घर है, वो कहती हुई बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो मसहरी पे बैठी हुई थी कि दरवाज़ा खुला। कदमों की चाप अंदर आई। उसे लगा कोई मुलाजमा होगी, मगर जब मुड़कर देखा तो करंट सा लगा था। ये भारी भरकम जस्से का तवील कामत आदमी था जो बिना इजाज़त ही अंदर घुस आया था। उम्र 45 के आसपास लगती थी। कौन है आप और अंदर कैसे आए? वो जैसे करंट खाकर उठी थी। ये वही आदमी था जिसे शीना ने बाहर किसी से फ़ोन पे बात करते सुना था। उसकी हल्की दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछें थीं। दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और अपनी सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। खामोश, आवाज़ नीची रखो, तेज़ जहरीले लहजे में बोलता वो उस हाथ भर की लड़की को घूरने लगा। तुम्हारे आने का सुना तो यहाँ चला आया। चौधरी अकरम नाम है मेरा, यहाँ का मालिक समझ लो मुझे। तुमने मेरी बेटी का हक गस्ब किया है। उसकी शादी होनी तय थी हसीब के साथ, लेकिन तुम बीच में टपक पड़ी। ये सब नाकाबिले कबूल है। वो उसे तुन नज़रों से घूरता चबा चबा कर बोल रहा था। उसकी तेज़ नज़रें जैसे अंदर तक काट रही थी। शीना तेज़ हवा के रास्ते में पड़े पत्ते की तरह लरजने लगी। अब बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से जल्द अज जल्द चली जाओ और अपने शोहर को भी साथ लेकर जाओ। मुझे तुम्हारा वजूद यहाँ कबूल नहीं है, और अगर तुम ना गई तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो उंगली उसकी तरफ उठाकर जैसे धमकी दे रहा था। चंद लम्हे खशोनत से उसे देखता रहा, फिर झटके से मुड़ा और बाहर निकल गया।
वो सुन सी खड़ी जिस्म पर तारी लर्जे पर काबू पाने की कोशिश करती रही। शीना हसीब की अम्मी के पास बैठी थी। वो शोहर के जाने के सदमे से निढाल थी, मगर कई बार उसका माथा चूम चुकी थी। वो करीब 1 घंटे से उनके करीब मसहरी पर मौजूद उनकी ढारस बंधा रही थी। हसीब के तीखे नकूश उनसे मिलते थे। वो वाज़े तौर पर उन पे गया था। वो जब से उनके पास आई थी वो उसे उठने ही नहीं दे रही थी। साफ दिल और बावकार सी ये खातून उसे बहुत भली लगी थी। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने जो यहाँ आ गई। जब से मैंने सुना था कि हसीब ने तुमसे शादी की है और मेरी एक बेटी बन गई है, तब से मैं तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हारे लिए कुछ तहाइफ भेजना चाहती थी। वो नरमी से बोली, आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी, मगर अब आंसू भी शायद सूख गए थे। शीना का हाथ उनके हाथ में दबा हुआ था। उसे उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ था। शोहर जैसा भी था वो यकीनन उससे मोहब्बत करती थी। ये हवेली तुम्हारी है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। अब मैं तुम्हें और हसीब को कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी आंखों के सामने रहोगे तुम। अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। शीना ने उनका हाथ थपका था। वो रिवायती चौधरानियों से मुख्तलिफ लगती थी। उनका नर्म मली लहजा अपनी तरफ खींचता था। शीना के दिल में जो खौफ सा था वो मिटता चला गया। यहाँ हर चीज़ मौजूद है, शहर की तमाम आसाइशें हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों यहाँ रहो, हवेली को वारिस दो। अब हमारी नस्ल तुम दोनों से ही आगे बढ़ेगी। वो शफकत से बोली तो शीना झींप सी गई। चेहरा हया के रंगों से तमतमा उठा। उन्होंने उसे करीब करके फिर से पेशानी चूमी थी। ये चांद सी लड़की उन्हें हसीब के लिए मौजू नजर आई थी। बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से जल्द अज जल्द चली जाओ और अपने साथ अपने शोहर को भी ले जाओ। मुझे तुम्हारा वजूद यहाँ कबूल नहीं। हवेली पर एक सोगवार सी रात फैली थी। दरो दीवार पर अफसुर्दगी के साए लहरा रहे थे। बेशतर मेहमान घरों को लौट चुके थे और हंगामे दम तोड़ रहे थे। हसीब थकान ज़दा चाल चलता मेहमान खाने से निकलकर अपने कमरे की तरफ आया, फिर दरवाज़ा खोल दिया। शीना जहाजी साइज मसेरी पर नीम दराज जाग रही थी। उसे देखकर उठ बैठी। रात काफ़ी गहरी हो गई थी और वो अभी तक नहीं सोई थी। हसीब ने उसे घूरा, फिर वास्कट उतारनी चाहिए। शीना लपक कर उसकी तरफ आई और उसके उकप में खड़ी होकर वास्कट उसके बाजुओं से निकाला। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, वो बोला। शीना पर असर नहीं हुआ था। वो उसका वास्कट लेकर वार्डरोब में लटकाने लगी। हसीब एक जोड़ा उठाकर चेंज करने चला गया। तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें तो अलग कमरे में सोने का शौक है ना? मेरे करीब सोना तो तुम्हें पसंद ही नहीं। बहुत कमरे हैं यहाँ, तुम चाहो तो कहीं भी रह सकती हो। बाहर आकर उसे देखता वो तल्खी से बोला। शीना खफगी से उसे देखने लगी। कसूर उसका भी था जो वो पिछले दिनों से उससे दूरी बना रही थी। होंठ कुछ कहने के लिए लर्जे। ऐसा नहीं है हसीब। वो उसके वजीज सरापे को देखकर इतना ही बोल पाई। उससे दूर रहना उसके लिए भी कम मुश्किल नहीं था। उसके बिना तो बिस्तर अंगारों की सेज बन जाता था। तुम्हारे ख्याल में मैं मुजरिम हूँ, लोगों को लूटता हूँ, धोखेबाज हूँ। धोखा देकर तुमसे शादी की। मैं वाकई बहुत बुरा इंसान हूँ, क्योंकि ये सब मैंने किया है। तुम जैसी लड़की के शायद मैं काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर दूर रहती हो। वो ज़ख्मी लहजे में बोला, जैसे तकलीफ़ महसूस कर रहा हो, और बिस्तर पे आ लेटा। अब तुम क्या चाहती हो? मुझसे अलहदा होना चाहती हो तो बता दो, मैं संजीदगी से इस बात पर गौर करूँगा। उसका लहजा जज्बात से आरी हो गया था। अगर वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी तो उसे अपने साथ बंधन में रखना ठीक नहीं था। शीना तड़प उठी। दिल किया हाथ उसके मुंह पर रख दे। वो बहुत डिस्टर्ब था। अभी अभी एक सदमा सहा था और अब मायूसी के आलम में न जाने क्या बोल रहा था। उससे जुदाई तो ज़िंदगी से ताल्लुक़ तोड़ने के बराबर थी। ऐसा मत बोलें प्लीज़, आप थक गए हैं, मैं आपका सर दबा दूं? वो आंखों में दुराने वाली नमी को छुपाते हुए बोली। नहीं, मैं ठीक हूँ, उस पाट लहजे में बोला। मगर शीना उसके करीब सिरक आई। एक बाजू तकिए पर टिकाकर अपना नाजुक हाथ उसकी जलती पेशानी पर रखा था और नरमी से उसका सर दबाने लगी। बाहर शोर शराबा कत्तन मफकूद हो चुका था। हवेली के मकीन शायद अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे। शीना हसीब ने उसका हाथ पकड़कर अपनी पेशानी से हटाना चाहा, मगर बेइख्तियार रुक गया। उसका लम्स खुशकुन था। पेशानी पे हरकत करता उसका गुदाज हाथ भला लग रहा था। वो उसके दर्द की दवा बन जाती थी, तकलीफ़ों की शिफा हो जैसे। वो आंखें बंद कर गया, फिर उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगाया था।
کاش تم مجھ سے محبت کرنے لگو شینا، دل سے جیسے آہ نکلی تھی۔